Hello, friends. Hello, friends. Today again we are here with Pavneet Singh sir, and welcome to the next episode of Akhbari Lal series. तो आज भी हम एक फॉरेन पॉलिसी का एक लेटेस्ट इशू डिस्कस करेंगे, दैट इज इंडिया फ्रांस रिलेशंस, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट वहाँ पे कंक्लूड हुई है। तो काफी एंटिसिपेटेड विजिट थी ये। हाँ जी वहाँ सर। पे उनको एक बड़ा अवार्ड भी मिला है हाँ जी सर। फ्रेंच गवर्नमेंट से, राइट। अच्छा, मैं हमेशा एक चीज को, दिस इज समथिंग व्हिच आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क यू कि हमारे यूरोपियन यूनियन के साथ जब भी कोई एंगेजमेंट होती है, बेशक वो इकोनॉमिक हो चाहे स्ट्रेटेजिक हो, हालांकि यूरोपियन यूनियन के साथ स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट का टर्म शायद थोड़ा ऑड ऑड है ना, क्योंकि वो ग्रुपिंग है, Right. राइट। और हर कंट्री के अपने अपने इंटरेस्ट हैं उसके अंदर, राइट। तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा जो अप्रोच है या हमारी जो प्रोग्रेस है, चाहे वो इकोनॉमिक टाइज के अंदर हो या फिर स्ट्रेटेजिक टाइज के अंदर हो, उसकी पेस हमेशा स्लो रहती है। हाँ जी। लेकिन जो इंडिविजुअल कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन की, जैसे फ्रांस हो गया, तो इनके साथ हमारी जो पेस होती है, चाहे वो इकोनॉमिक एंगेजमेंट की हो या फिर वो हमारी स्पेशली डिफेंस टाइज की हो, वो थोड़ी सी तेज हो जाती है। राइट ये डिस्कनेक्ट कैसे एक्सप्लेन करें? सर, ये हालांकि डिस्कनेक्ट फ्रांस भी ईयू का मेंबर है। हाँ जी सर, ये डिस्कनेक्ट जनरली इसलिए होता है क्योंकि अगर आप ईयू एज अ ग्रुपिंग की वर्किंग देखते हो, जब हम पॉलिटिकल साइंस में यूरोपियन यूनियन पढ़ते हैं पेपर 2 में हमारे, हम एक बड़ा इंटरनल डायनेमिक देखते हैं उसका कि यूरोपियन यूनियन ने इंडिविजुअल मेंबर्स को एक प्रकार से ये लिबर्टी दी हुई है कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे, यानी कि स्पेसिफिकली डिफेंस लेवल पे, पहली बात आपके पास लिबर्टी है, आप जिस भी पेस ऑफ रिलेशनशिप को रखना चाहते हो आप रखो, बट एक ब्रॉड स्ट्रैटेजिक थॉट से डिविएट नहीं करोगे। ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल, बहुत साधारण लैंग्वेज में, कि आप एक पेरिया स्टेट को या एक ऐसे स्टेट को जो इंटरनेशनली आउटकास्ट किया गया है, इसके जैसे साथ नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, ईरान हो गया, हाँ। इस टाइप के किसी स्टेट को आप डिफेंस रिलेशनशिप में इनकरेज नहीं करोगे। तो जहाँ ये पे फंडामेंटल क्लैश ऑफ वैल्यूज है। हाँ जी, तो ये जो फंडामेंटल वैल्यूज इन्होंने बना के रखी हैं, उनको डिविएट नहीं करना। बाकी उन वैल्यूज को मटेरियलाइज करने के लिए जो पेस रखनी है ना, वो आपके ऊपर है। वो आपके ऊपर है। ये चीज इनकी डिफेंस में भी है, जिस सर हमारे यहाँ पे ना डिफेंस कहते हैं, उनको स्ट्रेटेजिक कहते हैं। ये चीज इकोनॉमिक्स में भी है। तो जो ट्रेड फंडामेंटल्स हैं कि भाई ईयू का एक ब्रॉडली ट्रेड को लेके थॉट प्रोसेस है कि भाई ऐसे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ये लेबर स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, आप उससे डिविएट नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें ये तो फिर ये बात मान लें हम कि यूरोपियन यूनियन जब इकोनॉमिक एंगेजमेंट की बात आती है, उसमें तो कंट्री सारे मोरले साथ चलते हैं। लेकिन डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टाइज के अंदर एक थोड़ी फ्रीडम है कि आप अपनी पेस पे एंगेज कर सकते हो। सर मैं फिर वही कहूंगा कि हमें बहुत इंपॉर्टेंटली, और बच्चों को ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी है कि वैल्यूज सेम रहेंगी, यूरोपियन यूनियन प्लस कंट्री, पेस अलग रहेगी। ठीक है। पेस में फर्क रह सकता है, वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। नहीं, मतलब कोई वो मैं कंट्री ये मान- नहीं कहेगी कि नहीं, मैं अपनी वैल्यू लेके नहीं, आ मैं रहा वही हूँ। बात मान दैट आई एग्री एंड एक्सेप्ट, बट माय पॉइंट इज, मैं फिर वो स्टेटमेंट बोलूंगा हाँ कि जी। इज इट करेक्ट टू से एंड राइट इन द आंसर आल्सो इन द मेल्स Yes, कि भी यूरोपियन यूनियन जो इकोनॉमिक मैटर्स हैं उसमें प्रेशर ज्यादा कास्ट करता है अपने मेंबर्स के ऊपर कि Absolutely. बिल्कुल साथ चलो, absolutely. और डिफेंस टाइज में उसका प्रेशर कम है कि आप अपना अपना कर सकते हो। Yes sir, तो दिस ये वी कैन राइट। यस यू कैन डेफिनेटली राइट। जैसे फॉर एग्जांपल सर, ह्यूमन राइट्स का अगर मैटर है, तो ह्यूमन राइट्स के मैटर में ये पॉलिसी रिवर्स हो जाती है। अगर ईयू ने एक पोजीशन कलेक्टिवली ले ली, तो मेंबर स्टेट का चाहे थोड़ा सा डिविएंस भी होगा, ईयू के उस मेंबर स्टेट को ईयू के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। It will fall in line. It will fall in line. So when it comes to economic and defense, you have some decentralization. But when it comes to human rights and other matters like labor standards, environment policy, climate change, it has to be centralized towards the upward side. Okay. So there is like a fundamental difference, you know. वो तराजू है। शायद ये यूरोपियन यूनियन के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो शायद एक गलती ये कर जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि यूरोपियन यूनियन कोई नेशन नहीं है। हाँ, ये भूल जाते हैं शायद। ये हम भूल जाते हैं। It's an international organization. It is an international organization. I think the most successful one. Most successful यूरोपियन पार्लियामेंट है उनकी। इनकी यूरोपियन पार्लियामेंट है, अपना यूरो है, हाँ, यूरो है, कॉमन करेंसी है, अपना कस्टम्स है, अपने वो सारे उनके जो उन्होंने फीचर्स बनाए हुए हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए तो फ्रांस के पास भी ये लिबर्टी है सर कि वो अपना इंडिया के साथ किस तरीके से रिलेशन रखना चाहती है। जर्मनी के पास रिलेशन का रखने का वो है, इटली का भी ये हुआ रिसेंट टाइम्स में। तो ये जो न्यू पावर्स हैं जिस तरीके की, मतलब इनको सबके पास एक लिबर्टी है, एंड दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच इज देयर विद फ्रांस। तो वो चीज उन्होंने लिवरेज करी है हमारे साथ हमेशा। अच्छा, अब फ्रांस पे आ जाते हैं, कमिंग बैक टू इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप, कि सारे ईयू के नेशंस हैं और जो भी ईयू के बाहर भी हो गया, यूके भी हो गया। हाँ जी। तो लेकिन इन सब में हमारे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग डिफेंस के एरिया में, तो खासकर ये टाइज हमारे फ्रांस के साथ ही क्यों? सर फ्रांस के साथ होने का ना सबसे क्रूशियल रीजन मैं कहूँगा ये है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में कभी भी कोई हिस्टोरिकल बैगेज नहीं था।
कॉलोनियल उनकी सर कॉलोनीज थी, कॉलोनियल हाँ। कॉलोनीज के बाद की बात कर रहा हूँ, मतलब जो पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड था ना, देखो कॉलोनियल पास्ट एक बैगेज तो है, बट वो एक बार जब एमिकेबली रिजॉल्व हो गया उसके बाद हम खास करके जब पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का पीरियड देखते हैं, हमारा 47-48 का वॉर, 62 का कॉन्फ्लिक्ट, 65 की वॉर, 71 वॉर, 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, इन सारी चीजों में न्यूक्लियर टेस्टिंग, न्यूक्लियर टेस्ट फॉर दैट मैटर, इन सारी जगहों पे अगर हम देखते हैं, फ्रांस हैज ऑलवेज मेंटेन्ड अ न्यूट्रलिटी। ओके, फ्रांस ने हमेशा ये बोला यार तुम्हारे अंदर के इंटरनल इश्यूज तुम देखो, हमारे यहाँ के हम देखेंगे। हमने उनके यहाँ पे कमेंटबाजी नहीं करी, उन्होंने हमारे यहाँ पे नहीं करी। इसकी वजह से क्या हुआ सर कि पहली बात तो एक दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, फ्रांस का चार्ल्स डी गॉल जो उनके प्रेसिडेंट थे, जो कोल्ड वॉर के दौरान फर्स्ट प्रेसिडेंट बने उस टाइम पे, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को गॉल की कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हाँ जी, तो उस टाइम से लेके व्हाट क्लिक्ड बिटवीन हिम एंड इंडिया इज दैट ही आल्सो फेवर्ड अ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अच्छा, तो उनका जो फॉरेन पॉलिसी थॉट था उस समय, इवन दो दे वर पार्ट ऑफ द अमेरिकन कैंप फॉलोअर्स थे वो, बिल्कुल, फिर भी उन्होंने कहा कि भाई कैंप फॉलोअर का मतलब ये नहीं है कि हम हर एक चीज अमेरिकन की सुनेंगे, ठीक है, हम आपसे आइडियोलॉजिकली अलाइंड हैं, बट दैट डजंट मीन कि भाई आप हमारे इंटरनल डिसीजंस को भी फैक्टर इन कर पाओगे। ये फ्रांस ने जो एक डायनेमिक क्रिएट कर दिया था ना सर, इसकी वजह से फ्रांस और यूएस के रिश्ते तब से लेके आज तक हमेशा से स्ट्रेन्ड रहे हैं, थोड़ा बहुत निकल ऊपर रही है नीचे, उसके अंदर, हाँ ऊपर नीचे हमेशा देखने को साइन का फॉर्मेशन है वहाँ पे। हाँ जी एग्जैक्टली। तो वहां पर इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे लिए वो चीज बड़ी क्लिक करी, हमने कहा कि भाई हम भी नॉन अलाइंड थे। फिर चार्ल्स डी गॉल ने जब ये बात बोली, वो भी नॉन अलाइंड थे एक तरीके के, इवन दो दे वर कैंप फॉलोअर्स। बड़ा पेक्यूलियर है, मतलब बीइंग अ कैंप फॉलोअर यू आर नॉन अलाइंड। तो इसको हम और बड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस होता है उसमें थोड़े से स्कॉलर्स वगैरह आते हैं जो इस ब्यूटीफुल डायनेमिक को एक्सप्लेन भी करते हैं। बट ये हुआ सर कि ये जो डायनेमिक था ये एक और क्लिकिंग फैक्टर था। तो ये जो थॉट प्रोसेस के हमारे मैचिंग हुई ना फ्रांस के साथ, इसकी वजह से हमें ये समझ आया कि फ्रांस इज अ ट्रस्टवर्दी कंट्री। तो फ्रांस को कहें कि कैन इट बिकम द फल्क्रम ऑफ आवर रिलेशनशिप विद द होल ऑफ यूरोप? सर इट इज रॉन्ग टू से, बिकॉज यू नो वी आल्सो डोंट वांट टू पुट ऑल आवर एग्स इन द फ्रेंच बास्केट टुडे। ठीक है, तो हमारी तरफ से जब मैं ईयू पढ़ाता भी हूँ बच्चों को, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक गलती हमने हमेशा ये करी है, वी हैव ओनली एंगेज विद द वेस्टर्न यूरोप। हमने बाकी यूरोप को कभी देखा ही नहीं। हमें था कि भाई फ्रांस से एंगेज कर लो, जर्मनी से एंगेज कर लो, फॉर दैट मैटर यूके से कर लो, बस इतना ही कर लो। मतलब इटली हो गया सर, उसके बाद स्पेन हो गया, उसके बाद बाकी सेंट्रल यूरोपियन देश हैं, ईस्टर्न यूरोपियन के भी देश थे। पोर्चुगल से तो हो नहीं सकती थी, बहुत देर तक वो तो सर खराब रहे थे उनसे तो करना पॉसिबल ही नहीं है। बट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमने ना वेस्टर्न यूरोप पे फोकस करा, और वेस्टर्न यूरोप में भी ये 3-4 पावर्स पे फोकस करा। तो इसकी वजह से ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि भाई फ्रांस कैन बिकम द फल्क्रम फॉर इंडियाज एंटायर ईयू एंगेजमेंट। ओके, दैट इज नॉट राइट। अच्छा, एक बार हम आपस में बात कर रहे थे इनफॉर्मली इंडिया फ्रांस रिलेशंस पे, तो आपने मुझे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताई थी, मैं चाहता हूँ वो शेयर कीजिए। वो जो रिपब्लिक डे पे उनके बहुत पहले प्रेसिडेंट अच्छा हाँ समझ गया मैं सर। वो एक्चुअली हुआ क्या था सर कि एक इंडिया के डिप्लोमेट थे, तो उनको 1998 में वो इंडिया के एम्बेसडर थे फ्रांस में। 1998 में? हाँ जी, जब हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। तो न्यूक्लियर टेस्ट होने के बाद क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में कंडेमनेशन थी हमारे को लेके, सैंक्शन लगाई थी यूएस। सैंक्शंस तो अमेरिका ने भी लगा दिए थे, बट सर उस टाइम पे भी अगर आप फ्रांस का देखो ना, तो फ्रांस वाज वन ऑफ द कंट्रीज जिसने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। अच्छा, मतलब वो एक तरीके के न्यूट्रल ही थे, बिकॉज दे न्यू कि हमने किस कॉन्टेक्स्ट में किया है। ऑन दिस इशू स्टेइंग न्यूट्रल मींस यू आर सपोर्टिंग, इनडायरेक्टली यू आर सपोर्टिंग। अच्छा, हुआ क्या सर कि 1999 में वाजपेयी ने उस टाइम पे हमारे इस एम्बेसडर को बोला कि भाई अगले साल रिपब्लिक डे है, दैट इज 1999। तो ये बात 98 की है। तो उन्होंने कहा कि भाई 1999 में रिपब्लिक डे के लिए चीफ गेस्ट जो हैं वो उनके जैक्स चिराग जो हैं, उनके प्रेसिडेंट को आप इनवाइट करो। अब सर ये एक डिप्लोमेट को, एक एम्बेसडर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई आपको अपने रिपब्लिक डे के लिए इन्वाइट करना है किसी को। तो हुआ क्या कि ये जो एम्बेसडर थे हमारे, इन्होंने अपना मीटिंग वगैरह एज एन एम्बेसडर फिक्स किया फ्रेंच प्रेसिडेंट जैक्स चिराग के साथ। अब फ्रांस की जो प्रेसिडेंट का ऑफिस था, उनकी तरफ से मिला इनको एक ऑप्शन कि भाई आपके पास 10-11 मिनट का समय है, आप आके मिल लो, जो आपसे बात करनी है आप उनसे पर्सनली बात कर लो। अब ये गए। अब ये जब वहां पर गए तो इन्होंने जाते सार सबसे पहले उनको ये बोला कि सर वी वुड लाइक टू इनवाइट यू
फॉर द रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट बना के आपको बुलाना चाहते हैं 1999 में। तो उस समय ये हुआ कि भाई जैक्स चिराक जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि भाई यू नो द वर्ल्ड इज कंडेमिंग योर कंट्री राइट नाउ, पूरे वर्ल्ड में आपकी मतलब अभी इतनी पॉजिटिविटी नहीं है न्यूक्लियर टेस्ट को लेके। अब ये हुआ सर कि समय वो 10-11 मिनट का था। उसी समय हमारे जो इंडिया के एम्बेसडर थे, उन्होंने ये बात बोली कि सर दिस इनविटेशन इज नॉट फ्रॉम इंडिया बट इट इज फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया हु वांट टू शो यू देयर लव। 1 billion people of India. 1 billion people of India who wish to show you their love. अच्छा. सर ये स्टेटमेंट आप कह लो, प्रेजेंस ऑफ माइंड कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब He was thinking on his feet. he was thinking on his feet in this sense कि वो इतनी क्लिक करी, ये जैक्स चिराक एक ऐसे ट्रैप में फंस गए कि उन्होंने कहा 1 मिनट के सोचने के बाद कि फाइन आई विल बी देयर। So it was a diplomatic victory for us. And then eventually he came to India. And sir, for that matter, ये चीज़ बड़ी important है कि France was one of the countries after the nuclear test when Jacques Chirac came to India, उन्होंने ये तक सबसे पहले बोला कि we are willing to give you a nuclear deal and initiate nuclear commerce with you now. Even before the Indo-US nuclear deal and the NSG waiver. Even before that. अच्छा, और दूसरी चीज देखो, the moment the Americans did the nuclear deal, the moment they gave us the nuclear waiver, the second country after that to do a nuclear deal was France. Yes. तो ये है हमारे लिए फ्रांस का सिग्निफिकेंस है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। So, well friends, आज तो बहुत सीखने को मिला मुझे भी फ्रांस के बारे में। वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मुझे एक बार ना इनफॉर्मली बताई थी परनीत सिंह जी ने, तो I really wanted that he should share that interesting anecdote with you also. Absolutely, sir. So, well, that is all for this episode of Kumari Lal series. We'll see you next time. Thank you.